मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक नौजवान कुंडली की विषय में विचार व्यक्त करके आपका मार्गदर्शन करेंगे। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है, मैं तो उन नौजवानों की, उन पुरुषों की, उन महिलाओं की कुंडली का विश्लेषण करता हूं ताकि उसके द्वारा उनका भी मार्गदर्शन हो और मेरे बाकी सभी नौजवानों का, भाइयों का आदि सबका मार्गदर्शन हो। मैं कोई 18वीं सदी या 19वीं सदी या जो इस दुनिया में नहीं है उसकी कुंडली का मैं विश्लेषण देकर उदाहरण नहीं देखता हूं। ऐसे नौजवान जिसको कि आज के युग में मार्गदर्शन की आवश्यकता है, मैं उस कुंडली का विश्लेषण करता हूं। आज के कुंडली के विश्लेषण में हम विचार करेंगे कि जब गुरु और राहु की स्थिति एक भाव में हो तो वह युति है या चांडाल योग है। गुरु और राहु जब एक भाव में होते हैं तो हम लोग या सभी आदमी एक तरफ से ऐसे बोल देते हैं और चांडाल योग बन गया। नहीं, उसमें फर्क है, उसमें अंतर है। तो क्या अंतर है वो विचार करेंगे। दूसरा, धन का नाश हो रहा है, उस पर विचार करेंगे। कुटुंब परिवार का सुख नहीं है, उस पर विचार करेंगे। और कर्म में परिश्रम का फल जातक को पूरा नहीं मिलता, तो क्या बिंदु है जिसको कि उसको पूरा फल नहीं मिलता, उसके ऊपर विचार करेंगे। विवाह बाधा और वैवाहिक जीवन में मधुरता नहीं और वैनाशिक नक्षत्र, इनके ऊपर हम विचार करेंगे। जातक का जन्म 17 अगस्त 1994 लेटेस्ट है, अभी शादी नहीं हुई है, शादी की इंतजारी में है और काम धंधा भी कमजोर है। जातक का जन्म 17 अगस्त 1994 शुक्ल पक्ष एकादशी, मूल चरण 3 बुधवार को हुआ। 10 को मूल नक्षत्र जिसका भी होता है, ऐसा मान करके सोचो उसके ऊपर पितरों का भारी प्रभाव है और वो तभी जातक गणमूल नक्षत्र में होता है। भारी पितृदोष है और उनके पूर्व भटक रहे हैं। मूल चरण 3 अपने आप में धन का नाश है। जिस भी जातक का मूल चरण 3 है वह धन को इस तरह से नाश कर देता है और जैसे कि आग लगा दी, यानी धन का नाश उसको कहा गया है। तो धन का नाश। जातक का जन्म सिंह लगन में हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन 16 डिग्री लेकर के उदय हुआ। लगन के 16 डिग्री है और लगन में लग्ने सूर्य है जिसका कि 00.09 है, यानी 00.09 आप समझते हैं। वो इसी जो काल्पनिक राशि रेखा है इसी को भी बैठा हुआ है, कितना होगा, यानी 00.09। आप यह अंदाजा लगा सकते हैं ये लगन की स्थिति सूर्य की है। सूर्य कुंडली के भाव के अनुसार, लगन के अनुसार मृत अवस्था में है, बिल्कुल भी प्रभावहीन है। और दर्शकों, यहीं पर मैं बात बताता चलूं, किसी भी कुंडली में लगन और लग्नेश उस जातक का प्रतिनिधि करते हैं। यानी जो लगन और लग्नेश है, ऐसा मान के सोचो अब वह जातक स्वयं है। अब जातक स्वयं आप ये देखिए उसका लग्नेश किस तरह से है। आगे बात करते हैं। द्वितीय भाव में कन्या राशि में शुक्र नीच राशि में है। तृतीय भाव में तुला राशि में गुरु 13 डिग्री 57 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर राहु 25 डिग्री 14 मिनट लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में चंद्रमा 7 डिग्री लेकर विराजमान है। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है। चंद्रमा और सूर्य को ऐसा बताते हैं छठे द्वादश का दोष नहीं लगता। चंद्रमा छठे 8वें 12वें में कमजोर हो जाता है। शुक्ल पक्ष एकादशी का है। चंद्रमा बलवान है और लग्नेश का मित्र ग्रह है। सप्तम स्थान में शनि अपनी राशि कुंभ राशि में है, शशक योग बना रहा है। नवम स्थान में केतु मेष राशि में है और एकादश स्थान में मंगल मिथुन राशि में है। यह ग्रहों की स्थिति रही। अभी जातक की दशा सूर्य की महादशा 2/12/17 से 3/12/23 तक थी और इसके बाद चंद्रमा की महादशा 3/12/23 से
2/12-33 तक रहेगी। सूर्य की महादशा दिसंबर में खत्म होने वाली है। सूर्य मघा नक्षत्र में है और चंद्रमा मूल नक्षत्र में है। यह ग्रह की स्थिति रही। थोड़ा सा बात करेंगे आगे, हम फल के ऊपर ज्यादा जोर देंगे। सिंह लगन वाले का शरीर मजबूत होता है, लंबे तगड़े होते हैं, स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो सकता है क्योंकि उग्र राशि है, परंतु प्राय गुस्सा कम आता है, लेकिन आ भी जाता है तो फिर शांत भी बड़ी मुश्किल से होते हैं। जीवन में हर परिस्थिति में ढलने की उनकी क्षमता बहुत अच्छी होती है। वो जहां भी काम करते हैं अपने से अधिकारियों के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, अनुशासन प्रिय रहते हैं, आत्मविश्वासी है। भावनाओं को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है वह इन आदमियों से सीखा जा सकता है, ऐसे जातक से सीखा जा सकता है। मतलब इनका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण अच्छा रहता है। लगन और लग्नेश स्वयं जातक का प्रतिनिधि है और लग्नेश लगन में है, लग्नेश लगन में है। और हम ये तोते की तरह हमेशा बताते हैं, और जिस जातक का लगन लग्नेश में होता है वह जीवन भर निरोग रहता है, बीमारी से दूर रहता है, मान सम्मान, उसको धन की कमी नहीं होती, लंबी आयु होती है, विविध प्रकार के भोगों को भोगता है और अपने कार्य द्वारा ख्याति प्राप्त करता है। परंतु लग्नेश यहाँ पर 009 है, ना के बराबर है। तो ये सम्मान, ये सुख, ये धन किसको मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा, हवा में उड़ जाएगा। क्यों? लग्नेश तो मरा हुआ है और लग्नेश जातक का प्रतिनिधि है, जातक का प्रतिनिधि है, और ऐसे जातक को कोई सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी और पंचम भाव में है। द्वादश भाव का स्वामी शुक्ल पक्ष का शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह है पंचम भाव में। अगर द्वादश भाव का स्वामी शुभ ग्रह होगा पंचम भाव में, किसी भी कुंडली हो, चाहे उसका कार्य व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलता है, जीवन सुखी बनता है, बालक बुद्धिमान होता है, धार्मिक परोपकारी होता है, विभिन्न साधनों से धन की आमदनी करने वाला होता है, सुशील होता है, दूरगामी होता है, दूर की हमेशा सोचता है और कार्य व्यवसाय में अच्छा उसको होता है। चंद्रमा का ये फल यहां पर है, क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव में है, पंचम भाव त्रिकोण है। अब बात करते हैं मंगल की। सिंह लगन के लिए मंगल बहुत ही प्रबल योग कारक है। त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र का स्वामी और एकादश भाव में है, प्रबल कारक है और अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है। एकादश स्थान में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। आमदनी में वृद्धि करेगा, अपनी डिग्री के अनुसार से करेगा। लगन के 16 डिग्री है, मंगल के 6 है, 10 डिग्री का अंतर है, फिर भी करेगा। आमदनी में अच्छी वृद्धि करेगा, भूमि मकान में वृद्धि होगी, पराक्रमी होगा। क्यों? मंगल पराक्रम है, साहस है, धनी बनेगा, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से उसके संपर्क रहेंगे, उच्च विद्या प्राप्त करेगा। मंगल विद्या के भाव को देख रहा है, मंगल चतुर्थ भाव से कुटुंब को भी देख रहा है, तो कुटुंब में भी थोड़ा बहुत छुटपुट रहेगी, क्योंकि शत्रु राशि में देख रहा है। फिर भी मतलब पूरा तो सुख नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत रहेगा। कमी कैसे रहेगा? अनुचित, वह ऐसा जातक उचित या अनुचित कैसा भी हो, धन की प्राप्ति करने वाला होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। मंगल की अष्टम दृष्टि, उच्च दृष्टि छठे भाव पर है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, रोगों पर विजय प्राप्त होती है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध एकादश भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है। दोनों भाव ये धन से संबंधित हैं। एकादश भाव आमदनी का है और द्वितीय भाव धन का, परिवार कुटुंब का है। और बुध लगन में अस्त हो गया, 4 डिग्री पर है, अस्त हो गया, कोई बात नहीं, सूर्य से तो है 4 डिग्री है। ऐसे जातक को हमेशा धन की चिंताएं रहेंगी, तो धन तो उसका खर्च ही हो जाता है और आमदनी में फर्क पड़ेगा। यहां मंगल तो आमदनी दे रहा है, लेकिन जब मंगल जिस राशि में, उसका स्वामी किसी भी भाव के लिए, भाव का स्वामी, भाव का कारक, भाव पर दृष्टि डालने वाले, तो भाव का स्वामी तो अस्त हो गया, तो आमदनी में फर्क पड़ेगा, आमदनी कम होगी, परिश्रम ज्यादा होगा। ऐसे जातक को बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन विवाह के बाद प्रकृति अच्छी हो सकती है। ऐसे जातक को यहीं पर मैं बता दूं, अब सूर्य को विधिवत अर्घ देना चाहिए, ताकि बुध को उसको जीवित कर सके, बुध के फल ले सके। सिद्धांत के मुताबिक बुध का रत्न धारण नहीं किया जा सकता, लेकिन सूर्य को अर्घ तो दिया जा सकता है। सूर्य को अर्घ देने से बुध को राहत मिलेगी और उसको पैसे में, धन में अच्छा फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु 10 को तीर्थ भाव में है, तीर्थ भाव में 13 डिग्री 57 मिनट लेकर के विराजमान है। इस कुंडली में गुरु का और राहु का अध्ययन
काफी महत्व रखता है। क्यों मैंने कहा गुरु और राहु की युति बने या चंडाल बने। अब युति और चंडाल में क्या फर्क है? अगर किसी भी कुंडली में, जिस कुंडली में सूर्य गुरु ये प्रकाशमान अधिक हो और गुरु बलवान हो, अंशों में बलवान हो, भाव में बलवान हो, कारक ग्रह हो, तो वह कुंडली अगर राहु के साथ है, गुरु बलवान है, बेशक राहु के साथ है कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सूर्य आदि ग्रह, सूर्य चंद्रमा ये आदि ग्रह बलवान अवस्था में है और खास बात गुरु राहु से दबा हुआ नहीं हो तो वह चांडाल योग नहीं होता, वो युति योग होता है। युति योग का मतलब ऐसा समझो, मैं आपको सादा तरह बताऊं, एक आदमी का नेचर ऐसा है, हमें वह देते तो बहुत खराब है, बड़ी चांडाल प्रवृत्ति का है, उसका कोई विश्वास नहीं करना, तो राहु का ऐसा ही है, राहु मायावी है, राहु का विश्वास नहीं। ऐसे आदमी जब आपके साथ में होते हैं, यारी दोस्ती करते हैं या सफर में करते हैं, तो वो समय का फायदा उठाते हैं और जब समय निकल जाता है तो अपनी चांडाल प्रवृत्ति दिखा देते हैं। ऐसी स्थिति में गुरु अगर बलवान है, उसकी स्थिति को सहन के लागू है, तो वह युति दोष कहा जा सकता है, चांडाल योग नहीं। यहां पर गुरु के 13 डिग्री हैं, राहु के 25 डिग्री हैं और इनमें 11 डिग्री 27 अंश का फर्क है। तो गुरु थोड़ा सा पीड़ित तो है, लेकिन उसके साथ लेकर चल रहा है, तो चांडाल्य नहीं, क्योंकि राहु के 25 है, लगन के 16 है, लगन की डिग्री से गुरु बलवान है और राहु वृद्ध अवस्था में। दूसरी बात, ग्रहों का फल करने में और सूक्ष्म में जाना पड़ता है। राहु यहां पर सूर्य के गुरु के नक्षत्र में है, राहु गुरु के नक्षत्र में है, उसमें क्या नाम, सूर्य गुरु राहु के नक्षत्र में है और राहु गुरु के नक्षत्र में, दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में हैं। एक दूसरे के नक्षत्र में होने के साथ साथ, क्योंकि राहु विशाखा नक्षत्र में है और गुरु स्वाति नक्षत्र में, दोनों के विपरीत नक्षत्र में है और फिर दोनों में यह समझौता हो जाता है, एक अशुभ पुरुष हो, एक शुभ पुरुष हो, एक सादगी ग्रह हो, एक दूसरा ग्रह हो, तो दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं, भाई तू मेरे घर को खराब मत करना, मैं तेरे को खराब नहीं करूंगा। यानी उनका नक्षत्र परिवर्तन योग है। गुरु राहु के नक्षत्र में है और राहु गुरु के नक्षत्र में है, तो यहां पर ये युति मानी जाएगी। इस ऐसी युति में गुरु कहेगा अब भाई चल मेरे साथ चल, क्या रखा है बुरे काम में, अच्छा काम करते हैं, तो वो अच्छा काम के में भी राहु करने के लिए तैयार है। और यहां पर मैं सामूहिक ले चलता हूं समय बचाने के लिए। गुरु की राहु की पंचम दृष्टि है, गुरु की पंचम दृष्टि सतबीजा नक्षत्र पर सप्तम भाव में है। गुरु 13 डिग्री 57 मिनट लेकर के पंचम दृष्टि से सप्तम भाव में सतबीजा नक्षत्र को देख रहा है। सतबीजा नक्षत्र भी राहु का नक्षत्र है, वहीं पर राहु अपनी पंचम दृष्टि से पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में देख रहा है और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र भी गुरु का नक्षत्र है। ना तो गुरु खराब करेगा राहु के नक्षत्र को, ना राहु खराब करेगा गुरु के नक्षत्र को। इस तरह ये दोस्त बन गए। लेकिन ऐसे आदमी के साथ दोस्ती भी खराब होती है, वो कब महावी है, कब अपना मतलब निकल जाने के बाद में चोट कर देगा, सतर्क भी रहना पड़ता है, क्योंकि प्रभावी भी है, जला नहीं है लेकिन उसको हीट लग रही है। अब बात करते हैं सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि दोनों की भरणी नक्षत्र में पड़ रही है। अश्विनी नक्षत्र 13-20 तक है, भरणी नक्षत्र में दोनों की पड़ रही है। भरणी नक्षत्र को पीड़ित कर रहे हैं, शुक्र भी पीड़ित कर रहा है, राहु भी पीड़ित। अब बात करते हैं नवम दृष्टि। नवम दृष्टि मुख्य है आमदनी के लिए। गुरु की नवम दृष्टि आद्रा नक्षत्र पर पड़ रही है। आद्रा नक्षत्र पर गुरु की नवम दृष्टि एकादश भाव में पड़ रही है और राहु की नवम दृष्टि पुनर्वसी में नक्षत्र पड़ रही है। यहां पर भी उनका विपरीत नक्षत्र आ गया, भाई तुम मेरे नक्षत्र को खराब नहीं करना, मैं तुम्हारे को नहीं करूंगा। तो यहां पर ये युति कहा जा सकता है थोड़ा, क्योंकि गुरु अंशों में बलवान है, राहु वृद्ध है, लेकिन कब धोखा दे जाएगा तो युति कहा सकता है, चंडाल योग नहीं कहा जा सकता। ये फर्क है युति दोष में, चंडाल में। अगर जैसे मैं यहीं पर आपको बता दूं, गुरु के अंश बढ़ते बढ़ते गुरु अपना छोड़ करके और जैसे जैसे राहु के नजदीक आएगा, राहु से पिट जाएगा, गुरु राहु से पिट जाएगा,
राहु से पिट जाएगा तो फिर वो चांडाल योग हो जाएगा, फिर चांडाल योग हो जाएगा। उसको हम कह सकते हैं, यानी विशाखा नक्षत्र में जब गुरु आ जाएगा, यहां से ट्रांजिट करते करते गुरु आ जाएगा विशाखा नक्षत्र में, तो राहु अकेला विशाखा नक्षत्र को पीड़ित करेगा, और विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु भी जब उसकी चपेट में आ जाएगा तो राहु बेदर्दी है, जो कह देता है वैसा करता नहीं। कहेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बाद में पीछे से छुरा घोल देगा, मायावी है। यहां पर चांडाल योग बन जाएगा, जबकि राहु बलवान हो जाएगा और गुरु कमजोर हो जाएगा, तो उसको चांडाल योग कहेंगे। तो यहां पर गुरु और राहु अच्छी आमदनी देंगे, मैंने सामूहिक बता दिया। भाग्य भाव को देख रहे हैं तो इतना कुछ नहीं होगा, और सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, सप्तम भाव की हानि नहीं करेंगे, ना गुरु हानि करेगा ना राहु हानि करेगा, क्योंकि दोनों के नक्षत्र हैं। रह गया शनि, शनि भी यहां पर शनि 16 डिग्री 23 मिनट लेकर के एक उसमें है शतभिजा नक्षत्र में, शनि भी राहु के नक्षत्र में है, लेकिन शनि छठे भाव का स्वामी है। आगे बात करेंगे छठे भाव के लिए। अभी हमने यहां का छोड़ा, मंगल का छोड़ा, बुध का हो गया, गुरु का लिया। अब शुक्र की बात कर लेते हैं, फिर हम शनि पर आएंगे। शुक्र कुंडली में तीर्थ भाव का स्वामी या दसम भाव का स्वामी है। दर्शकों, सबसे पहले तो शुक्र भोग विलास का कारक है। शुक्र पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक है, पुरुष हो या स्त्री हो। शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, शुक्र लक्ष्मी है, सुख बहन है, शुभ माता है। शुक्र के बहुत कुछ योग हैं, और शुक्र नीच राशि में हो गया, द्वितीय भाव में हो गया, और इसका नीचत्व भंग नहीं हो रहा है। जहां पर शुक्र धन की भी हानि करेगा, कुटुंब की भी हानि करेगा, और विवाह में बाधा कारक बनेगा। क्यों? पुरुष जातक है, पुरुष जातक की शादी शुक्र ने करानी है, विवाह में बाधा कारक करेगा, विवाह में बाधा कारक हो गया। दूसरी बात, शुक्र दसम भाव का स्वामी है। दसम भाव सबको चाहिए। दसम भाव कौन आदमी है जिसको नहीं चाहिए? तो दसम भाव कर्म का भाव है, पिता का भाव है, पिता के सुख का भाव है। पिता का भाव नवम है तो पिता के सुख का दसम भाव है। पिता के सुख में कमी आ गई, दसम भाव कर्म में कमी आ गई, परिश्रम अधिक, फल नहीं। और इस भाव को सिर्फ शनि केंद्र प्रभाव से जरूर देखता है, यहां थोड़ा सा जीवन के लायक उसको परिश्रम का फल मिल रहा है, क्योंकि शनि अपनी मित्र राशि को यहां से केंद्रीय प्रभाव से देख रहा है। यहां पर पिचत केंद्रीय प्रभाव, कोई भी ग्रह अपने चतुर्थ स्थान पर, राहु केतु को छोड़ करके चतुर्थ स्थान पर जो ग्रह उसका होता है उसको हस्तक्षेप बोला जाता है, वो केंद्रीय प्रभाव है। शनि यहां से देख रहा है, इसलिए कुछ व्यवसाय मिल रहा है। मंगल यहां से व्यवसाय का परिश्रम दे रहा है, लेकिन बुध अस्त है, परिश्रम में कमी आ गई। धन भाव में शुक्र बैठा है, जो भी कमाया खर्च हो गया। मूल चरण 3 है, धन का नाश हो गया। कर्म कमजोर, कर्म का परिश्रम का फल पूरा नहीं मिलता, क्योंकि कर्म के भाव का स्वामी शुक्र नीच राशि में हो गया। ये सबसे बड़ा पितृदोष हो गया, पूर्व जन्म का पितृदोष हो गया। कर्म के भाव का स्वामी द्वितीय भाव में नीच राशि में हो गया, कर्म भी कमजोर हो गए, व्यवस्था कोई स्थिरता नहीं रही, और धन की भी कमी आ गई। ये यहां पर एक समस्या आ गई शुक्र, और शुक्र विवाह का कारक है। दूसरी तरफ विवाह होने में भी परेशानी हो गई। आगे करते हैं शनि की बात। शनि छठे भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी अपने भाव में है। ज्योतिष के सिद्धांत के मुताबिक शनि जब यहां पर होता है तो पश्चिम दिशा का मालिक है, और शनि बलवान माना जाता है। शनि शतभिजा नक्षत्र में है, लेकिन हमारे ज्योतिष के विशेषज्ञों का यह भी मानना है, शनि वृष राशि में, कन्या राशि में, मिथुन राशि में और अपनी स्वयं की राशि में 2 विवाह भी करा देता है। यहां पर विवाह सुख में शनि परेशानी डालता है, शनि देर करता है, देर होने के बाद भी संबंध टूट जाते हैं, मधुरता नहीं रहती है। क्यों? छठे भाव का स्वामी है, रोग का भाव का स्वामी है। यहां पर जीवन साथी को भी रोक देगा, और लगन को देख रहा है, लगन को भी दोष देगा, क्यों? क्षत्रिय राशि है। तीसरी दृष्टि से भाग्य में भी कमजोर डालेगा शनि, भाग्य की कमजोरी रहेगी और सुखों में हानि होगी, क्योंकि सुख भाव को भी देख रहा सत्यराज को। तो शनि सुखों में हानि करेगा, दाम्पत्य सुख में परेशानी पैदा करेगा,
विवाह में देरी करेगा और ऐसे जातक के एक से अधिक भी विवाह हो सकते हैं, ये इसकी स्थिति बनाई। और शनि शतबीजा नक्षत्र में है, राहु अपनी दिशा में अच्छा करेगा। गुरु, तो गुरु और राहु का दोनों का प्रोमिस हुआ है, तू मेरे नक्षत्र को खराब नहीं करना, मैं तेरे को नहीं करूंगा, अच्छा देगा। लेकिन शनि अपने आप में बलवान बैठा हुआ है और शनि यहां पर दिग्बली है, सप्तम भाव में शनि बलवान है, दिग्बली है। ऐसा जातक के दो विवाह होने की संभावना हो जाती है। एक तो विवाह पहले में ही परेशानी आ रही है कि विवाह का कारक तो नीच राशि में हो गया, तो ये शनि का प्रभाव हो गया। अब बात करते हैं व्यवसाय में अस्थिरता रहेगी, जो मैंने आपको बता दिया। ऐसा जातक का व्यवसाय लगभग 40-42 साल की उम्र के बाद कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ आसार आगे बढ़ सकते हैं। राहु की बात करें, राहु बुद्धिमान बनाएगा, परिश्रमी बनाएगा, तुला का राशि राहु है, परिश्रमी बनाएगा, बुद्धिमान और निडर बनाएगा। संबंधों द्वारा हानि होगा या इसके संबंधी इसका विरोध करेंगे, इससे कुछ नहीं होगे, और शक्ति और साहस से सफलता प्राप्त करेगा। स्त्री सुख में परेशानी आएगी, स्त्री रोग नहीं हो सकती, जीवन साथी रोग नहीं था, भाग में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है और आमदनी के पक्ष में उतार चढ़ाव देगा। बात करें केतु की, केतु भाग में थोड़ी सी अवरोध देगा, भागहीन बनाएगा, धर्महीन बनाएगा और पंचम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, दिमाग में गर्माहट होगी, पराक्रमी तो होगा। नवम दृष्टि से संतान, शिक्षा और इनमें सब में परेशानी वाली बात बनेगी। तो ये था गुरु और राहु की युति या गुरु और चंडाल का योग, मैंने आपको बता दिया। धन का नाश, धन का नाश, मूल नक्षत्र चरण है, धन का नाश बता दिया। और शुक्र नीच राशि में है और धन का दोनों का स्वामी बुध अस्त है, धन का नाश हो गया, धन का कोई सुनेगा। कर्म परिश्रम में फल पूरा नहीं, दो विचार, कर्म में परिश्रम में पूरा फल, दो विचार। क्यों? कर्म भाव का स्वामी शुक्र धन में है तो पूरा फल नहीं मिलेगा। और दूसरा, शनि का चतुर्थ प्रभाव है तो अस्थिर व्यवसाय देगा, बार बार व्यवसाय बदले पड़ने पड़ेंगे, ये ऐसा इस तरह। विवाह बाधा, विवाह बाधा और वैवाहिक सुख में परेशानी, तो विवाह कारक शुक्र नीच राशि में विवाह बाधा आ गई। हो जाने के बाद भी यहां पर शनि है, वो मधुरता नहीं दे रहा, क्यों? छठे भाव का स्वामी है, ऐसा दो विवाह भी करा सकता है। वैवाहिक सुख में परेशानी, ये शनि। दूसरा है वैनाशिक नक्षत्र, जातक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ, चंद्रमा मूल नक्षत्र में है, मूल नक्षत्र से 22वां नक्षत्र हस्त नक्षत्र होता है। हस्त नक्षत्र में जो ग्रह होगा या जो उस हस्त नक्षत्र का जो स्वामी होगा, अगर वह अकारक होगा, लग्नेश का शत्रु होगा, तो यहां पर विनाश करने वाला होगा। हस्त नक्षत्र में शुक्र बैठा हुआ है और शुक्र लग्नेश का शत्रु है, तो शुक्र यहां पर विनाश की राह पर बैठा हुआ है। चंद्र भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन लग्नेश का मित्र है, थोड़ा सा ढीला करेगा। अब भाई मेरे मित्र की कुंडली है, हमेशा ग्रहों में भी यही प्रभाव रहता है, लेकिन विनाशिक नक्षत्र में शुक्र हस्त नक्षत्र में विनाश की तरफ लेके जाएगा। ये ग्रहों की स्थिति रही, विनाशिक नक्षत्र रहा। दर्शकों, मैंने आपको यहां पर बताया तुला राशि के 30 डिग्री है, विशाखा नक्षत्र में राहु है, स्वाति नक्षत्र में गुरु है। जब गुरु आगे बढ़ेगा विशाखा नक्षत्र की तरफ और गुरु की जब चपेट, गुरु राहु की चपेट में आएगा तो दोस्ती भूल जाएगा, उस टाइम पर चंडाल योग हो जाएगा। ये मैंने आपको यहां पर बताया। अब राशि नक्षत्र परिवर्तन है, गुरु स्वाति में है तो राहु विशाखा में है, दोनों ठीक है, कोई खराबी नहीं करेंगे, इसको कहते हैं युति दोष। और 11 डिग्री पर है, गुरु और राहु की युति दोष कराना चाहिए, चांडाल योग इसमें नहीं बनता। मैंने चांडाल युति दोष में क्या अंतर है ये मैंने आपको भली बात बता दिया। इस जातक को नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए, नारायण बलि श्राद्ध करने के बाद अर्क विवाह तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सूर्य बिल्कुल 0 है, आखिर प्रभाव किसको मिलेगा? सूर्य बलवान होना चाहिए, जातक विधिवत सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करे। गुरु पंचम भाव का स्वामी है, मंगल भागेश है, मंगल अपने आप में ठीक है, लेकिन अगर गुरु सूर्य के साथ मंगल भी पहनेगा तो गुस्सा बढ़ सकता है। लेकिन इसलिए अगर सूर्य के साथ गुरु भी धारण कर सकता है, क्योंकि राहु का युति में आ रहा है, राहु का 11 डिग्री 27 मिनट दूर है, तो उसको प्रभाव करने के लिए सूर्य का भी रत्न धारण कर सकता है।
लगने से सूर्य का तो करना ही पड़ेगा, कर सकता नहीं, सूर्य करना ही पड़ेगा। गुरु का धारण कर सकता है, जहां तक कि राह आसान हो जाएगी। जहां तक को सूर्य उदय होते टाइम पर जल देना पड़ेगा, अर्घ देना पड़ेगा, विधिवत दर्द देना पड़ेगा। पितरों को रोजाना 3 लोटे जल, पहला सूर्य को, दूसरा पितरों को, तीसरा तुलसी की क्यारी में विधिवत देना पड़ेगा। कैसे विधिवत है, कोई भी जातक मेरे से मैं पूछ सकता है, यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं बता दूंगा। और उसके बाद सूर्य का रत्न धारण करना पड़ेगा। क्यों? सूर्य खुद प्रतिनिधि है, जब प्रतिनिधि तो है ही नहीं तो आखिर उसको कैसे प्रतिष्ठा मिलेगी? प्रतिष्ठा कहीं नहीं मिलेगी। ये जातक की कुंडली का आज मैंने विश्लेषण किया। मैं समझता हूं मेरे युवा वर्ग इससे अच्छा फायदा उठा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको कुछ फायदा हुआ है तो फिर मैं कहूंगा भाई फायदा हुआ है तो मेरा वीडियो आप लाइक करें। अगर आप समझते अच्छा है तो शेयर करें। और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं कहूंगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार मैं तो नौजवानों की कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मेरे पास कोई वृद्ध आदमी या मर गए या 200 साल पहले थे, उनका कोई एग्जाम्पल नहीं करता हूं। इससे 94 के कोई भी जवान 1 मिनट में भारतवर्ष में 65,000 बच्चे पैदा होते हैं, वो सारा इससे फायदा उठा सकते हैं। और जो नहीं फायदा उठा सकते आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपका फायदा दिलाने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। मैं अवश्य आपका जवाब दूंगा। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के पर है। यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पत्रिका में पूरा सारांश निचोड़ देता है और वास्तविक आपको स्थिति पर लाके खड़ा कर देता है। उसके साथ साथ उपाय भी बताता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करने के लिए भेजता है। जो आपको संपर्क करने की। फिर कहूंगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। जिसके भी किसी भी कोई शंका है, कोई पत्रिका के विषय में पूछना चाहता है, बेझिझक होकर के आपकी जन्म डिटेल मेरे पास भेजिए, मैं आपका जवाब दूंगा, अवश्य दूंगा। और आप नंबर आने से आपका वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।